नमस्कार विद्यार्थियों। लोक सेवा का अर्थ एवं महत्व हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज हम आधुनिक सिविल सेवा की क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर एल डी वाइट के मतानुसार लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की वह कार्मिक व्यवस्था जिसमें कि अप्रशिक्षित तथा अवैतनिक वर्ग के लोक सेवक हुआ करते थे, वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त हैं। आधुनिक समय में तो कुशल प्रशिक्षण प्राप्त तथा सुशिक्षित व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जो कि राज्य की सेवा करे तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर सके। कार्यों का विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, वर्तमान वैज्ञानिक युग की विशेषता है। अतः प्रशासन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि लोक सेवकों के एक व्यावसायिक वर्ग के द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है। ये कुशल प्रशासक आंकड़े एकत्रित करते हैं, अनुसंधान करते हैं और जनता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। यदि सच पूछा जाए तो आधुनिक राज्यों में प्रशासन की शक्तियां लोक सेवा के हाथों में केंद्रित हैं। जनसाधारण अथवा उनके निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण तो रख सकते हैं, परंतु वे स्वयं इसका प्रयोग कदापि नहीं कर सकते। जनसाधारण अथवा उनके प्रतिनिधियों में प्रशासनिक क्षमता नहीं होती। वर्तमान युग में प्रशासनिक कार्य इतने अधिक जटिल और तकनीकी हो गए हैं कि उनको अच्छी तरह संभालने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होती है। लोक सेवा ही वह वर्ग है जिसके पास प्रशासनिक समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होता है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक लोक सेवा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रथम विशेषता है कुशल कार्यकर्ता। लोक सेवा ऐसे अधिकारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल, स्थायी तथा वेतनिक होते हैं। उन अन्य व्यक्तियों के समान ही जो कि भिन्न भिन्न व्यवसायों में व्यस्त रहते हैं, लोक सेवकों का व्यवसाय भी प्रशासन का संचालन करना होता है। उन्हें इस कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। प्रशासन का कार्य करना ही सिविल सेवकों का पूर्ण व्यावसायिक व्यवसाय होता है। दूसरी विशेषता है पद सोपान का सिद्धांत। लोक सेवा का संगठन पद सोपान के आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ होता है उच्च एवं अधीनस्थ अधिकारियों की एक ऐसी सुदृढ़ एवं अनुशासित व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तीसरी विशेषता होती है वेतन भोगी कार्मिक, पेड वर्कर्स। लोक सेवा अवेतनिक कार्य करने वालों लोगों का संगठन नहीं होता, बल्कि इसके सभी सदस्यों को नियमानुसार निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। वेतन की मात्रा पद के दायित्व, योग्यता, जोखिम, श्रम आदि के आधार पर निश्चित की जाती है। चौथी विशेषता होती है अनामता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनोमिटी। लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं, उन्हें अनाम ही रहना पड़ता है। एक तरीके से वे पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते हैं, अपना नाम सामने लाए बिना सारे काम संपन्न करते हैं। कार्यों का सारा श्रेय जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। पांचवी विशेषता है स्थायी कार्यकाल, परमानेंट टेन्योर। लोक सेवक निश्चित समय एवं उम्र तक अपने पद पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि लोक सेवाएं जीवन वृत्ति के रूप में अपना ली जाती हैं। राजनीतिक दलों के दाव पेचों तथा राजनीतिक नेतृत्व बदलने का इनके ऊपर कम ही असर होता है। छठी विशेषता है तटस्थ दृष्टिकोण, न्यूट्रल एटीट्यूड। राजनीति में तटस्थता लोक सेवा की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। वे तो राज्य के सेवक होते हैं और उन्हें उसी दल की सेवा करनी होती है जो कि दल सत्ता में पदासीन होता है।
सातवीं विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोक कर्मचारियों का जनता के प्रति जिसकी वे सेवा करते हैं उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान युग में कोई भी समझदार लोक सेवक जनता की अवहेलना करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही वास्तविक संप्रभु होती है। वस्तुतः लोक सेवक देश की संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के नियंत्रण तथा निर्देशन में उसे सौंपे गए कार्यों को संपन्न करता है। आठवीं विशेषता है सेवा भाव, मिशनरी स्पिरिट। लोक सेवक सेवा की भावना से जनता की सेवा करते हैं। लोक सेवकों को, जो कि राज्य के सेवक होते हैं, संपूर्ण समाज के लिए कार्य करना होता है। उन्हें व्यक्तिगत लाभ से पहले सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखना होता है। और अंतिम विशेषता है प्रशिक्षित कार्यकर्ता, ट्रेंड वर्कर्स। लोक सेवकों को उनके कार्यों और दायित्वों का समुचित निर्वहन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वे गैर अनुभवी नहीं होते। उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का संबंध केवल उनके पद के दायित्वों से भरा नहीं होता, बल्कि उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने तथा उन्हें संपूर्ण प्रशासनिक संगठन के लक्ष्य और आदर्शों को समझाने से भी रहता है। इस प्रकार हमने लोक सेवा की विशेषताओं का उल्लेख या वर्णन किया। आधुनिक सिविल सेवा की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एस.आई. फाइनर ने अपनी पुस्तक ए प्राइमर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि लोक सेवा का अस्तित्व लाभोपार्जन के लिए नहीं होता, अतः इसके सदस्यों की प्रेरणा अंतरिम आश्रय के रूप में वेतन प्राप्त करने की ही होती है, जोखिम उठाकर अधिक धन कमाने की नहीं। दूसरे, लोक सेवा सार्वजनिक होती है, अतः उसके कार्यों की दृढ़ एवं सूक्ष्म जांच की जाती है और वे अस्वीकृत भी किए जा सकते हैं। इससे पुनः उसकी लोचशीलता तथा तत्परता सीमित हो जाती है। तीसरे, लोक सेवकों तथा उसके मंत्रियों को निरंतर संसद की आलोचना का सामना करना होता है। इससे उन्हें अवसरों के प्रति सतर्क एवं समृद्ध रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अंततः इसकी सेवाएं व्यापक होती हैं। इस प्रकार आज हमने आधुनिक सिविल सेवा या आधुनिक लोक सेवा की विशेषताओं का अध्ययन किया। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।